फिर है पूंजी संरचना। पूंजी संरचना क्या है? किसी कंपनी के कुल पूंजीकरण में विभिन्न स्रोतों और जिसमें इक्विटी डेब्ट का अनुपात होता है, तो किसी कंपनी के पूंजीकरण में विभिन्न वित्तीय स्रोत का अनुपात होता है। समय की पूंजी यानी कि इक्विटी कैपिटल और ऋण यानी कि डेब्ट कैपिटल का किस अनुपात में उपयोग कर रही है, ठीक है, यह बताता है। फिर कंपनी के वित्त एवं निवेश की रणनीति का सूचक है। आंतरिक बाह्य स्रोतों से कितनी पूंजी का उपयोग कर रही है। पूंजी संरचना लाभदायिकता तथा वित्तीय जोखिम दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सीधी बात है, पूंजी संरचना क्या है, अपन को तो इतना याद रखना है, किसी कंपनी के कुल पूंजीकरण में विभिन्न वित्तीय स्रोत जैसे इक्विटी और डेब्ट का अनुपात होता है। तो यह बताता है कि किसी कंपनी ने अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए समय की पूंजी यानी कि इक्विटी कैपिटल और ऋण यानी कि डेब्ट कैपिटल का किस अनुपात में उपयोग किया है। फिर समय की पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जो कंपनी के मालिक शेयर धारक लगाते हैं। इसमें इक्विटी शेयर, अधिमान्य शेयर यानी प्रेफरेंस शेयर शामिल होते हैं। पूंजी स्थायी होती है, यह पूंजी स्थायी होती है, कंपनी को वापस करने की जरूरत नहीं होती है। फिर ऋण पूंजी क्या होती है? जिसमें ऋण पत्र यानी डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक ऋण यानी बैंक लोन आदि शामिल किया जाता है। फिर इस पर ब्याज देना अनिवार्य होता है और इसे निश्चित समय बाद लौटाना पड़ता है। फिर आरक्षित या सरप्लस, रिजर्व सरप्लस क्या है? कंपनी के पिछले वर्षों के बचाए गए मुनाफे से बनाई गई पूंजी होती है और इसे भी निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पिछले वर्ष के मुनाफे से बनाई गई। फिर महत्व क्या है इसका? तो महत्व क्या है? संस्था की रणनीति को दर्शाती है, दीर्घकालिक ऋण आवश्यकता को दर्शाती है, फिर वित्त प्रबंधन के उपकरण के रूप में कार्य होती है, संस्था की छवि में सुधार होता है, जोखिम लेने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है, लाभ के अधिकतमकरण को बढ़ाती है, पूंजी लागत को कम करने के लिए निवेश को आकर्षित करती है और अंशधारियों को सुरक्षा देती है। ठीक है, फिर है अगला, तो पूंजी लागत को कम करने में मदद करती है, निवेश को आकर्षित करती है, अंशधारी की सुरक्षा करती है। फिर पूंजीकरण और वित्तीय संरचना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पूंजीकरण दीर्घकालिक पूंजी के मूल्य से निर्धारण से है। पूंजीकरण क्या है? कुल दीर्घकालिक पूंजी के मूल्य निर्धारण से। और वित्तीय संरचना क्या है? संपूर्ण वित्त स्रोत जिसमें दीर्घकालिक अल्पकालिक दोनों प्रकार की देनदारियां शामिल होती हैं। फिर पूंजीकरण केवल इक्विटी पूंजी और दीर्घकालिक ऋण को शामिल किया गया है। ठीक है, पूंजीकरण में तो, और इसमें क्या है? इसमें इक्विटी पूंजी, दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण और देनदारियां जैसे लायबिलिटी शामिल होती हैं वित्तीय संरचना में। फिर पूंजीकरण क्यों आवश्यक है? तो किसी कंपनी की पूंजी जरूरतें सही ढंग से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यदि कंपनी जरूरत से अधिक पूंजी जुटा लेती है तो इसे अति पूंजीकरण कहते हैं, यदि कम पूंजी जुटाती है तो इसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। तो क्यों जरूरत होती है पूंजीकरण की? तो ये है। और वित्तीय संरचना की कि पूरे वित्तीय ढांचे को दर्शाती है और कंपनी की कुल वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करता है वित्तीय संरचना। ठीक है, तो पूंजीकरण क्यों जरूरी है? किसी कंपनी की पूंजी जरूरतें सही ढंग से पूरी हो रही है या नहीं, इसका बताती है। ठीक है, फिर है पूंजी संरचना के प्रकार। पूंजी संरचना के प्रकार है संपूर्ण इक्विटी संरचना। ठीक है, जब कंपनी की पूरी तरह से इक्विटी पूंजी पर निर्भर है, कोई ऋण नहीं लिया है, यह जोखिम कम होता है लेकिन रिटर्न पर असर डालता है। फिर संपूर्ण ऋण संरचना, कंपनी पूरी तरह से ऋण लेकर अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। यह बहुत जोखिम भरा होता है क्योंकि ब्याज और ऋण चुकाने का अधिक दबाव होता है। फिर मिश्रित पूंजी संरचना, तो कंपनी इक्विटी और ऋण का संयोजन का उपयोग करती है। अधिकांश कंपनियां इस संरचना को अपनाती हैं, जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बना रहता है। मिश्रित पूरी संरचना। फिर एक होता है अनुकूलतम पूंजी संरचना, जिसमें ऋण और समता का अनुपात ऐसा होता है कि पूंजी लागत न्यूनतम हो, अंशधारियों की आय अधिकतम हो, न्यूनतम जोखिम हो, सरलता से उपलब्धि हो, सभी निवेशकों को आकर्षित करे। फिर एक होती है उद्योग के अनुसार संरचना, तो विभिन्न उद्योग इक्विटी और ऋण वित्त पोषण के लिए अलग अलग प्राथमिकताएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है। तो 5 प्रकार की पूंजी संरचना के प्रकार है: संपूर्ण इक्विटी संरचना, संपूर्ण ऋण संरचना, मिश्रित पूंजी संरचना, अनुकूलतम या सर्वोच्चतम पूंजी संरचना, या और उद्योग के अनुसार संरचना। अब है समता पर व्यापार। तो समता पर व्यापार क्या है? एक ऐसी रणनीति है जिसमें कंपनी अपनी इक्विटी पूंजी के आधार पर ऋण जुटाती है और इस ऋण का उपयोग व्यवसाय को विस्तार देने के लिए या लाभ बढ़ाने के लिए करती है। यदि ऋण पर अर्जित लाभ ऋण की लागत से अधिक होता है तो शेयरधारकों को अधिक लाभ मिलता है। फिर उद्देश्य क्या है? प्रति अंश लाभ अधिक होता है, कम लागत पर पूंजी जुटाकर व्यवसाय को तेजी से बढ़ा सकती है, कम निवेश से अधिक संपत्तियों पर नियंत्रण हो जाता है और कर लाभ मिलते हैं। फिर है वित्तीय उत्तोलक यानी फाइनेंशियल लिवरेज। ये क्या है?
तो वित्तीय उत्तोलक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी ऋण यानी डेब्ट का प्रयोग करके अपनी इक्विटी से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो डेब्ट की जगह इक्विटी से अधिक, मतलब इक्विटी की जगह डेब्ट से अधिक लाभ प्राप्त कर उपयोग करके, डेब्ट का उपयोग करके अधिक अर्जित लाभ करने का, है ना। तो क्या है, जिसमें कंपनी ऋण डेब्ट का उपयोग करके अपनी इक्विटी पूंजी से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करती है। फिर पूंजी संरचना के चुनाव को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आंतरिक कारक होते हैं पहले तो, जैसे व्यवसाय का आकार क्या है, प्रकृति क्या है, संपत्ति की संरचना क्या है, आय की अनियमितता कितनी है, क्षमता पर व्यापार कितना है, व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा कितनी है, और भावी योजना है। फिर बाह्य तत्व होते हैं जिसमें पूंजी बाजार का वातावरण होता है, निवेशकों की प्रकृति होती है, सरकारी नीतियां होती हैं, कराधान नीतियां होती हैं, पूंजी लागत होती है, ऋण की लागत होती है, आर्थिक उतार चढ़ाव और मौसमी आधार पर परिवर्तन। फिर तटस्थ बिंदु, तो पूंजी संरचना का वह बिंदु जहां विभिन्न स्रोतों से पूंजी की लागत का आकलन किया जाता है। तो वह बिंदु है जहां से विभिन्न स्रोतों से पूंजी की लागत का आकलन किया जाता है, तथा इस बिंदु के बाद किसी भी पूंजी संरचना में प्रति अंश आय समान रहते हैं। तो ये ऐसा बिंदु है, इसके बाद किसी भी पूंजी संरचना में प्रति अंश आय समान रहती है। फिर निवेश पर आय, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यदि कंपनी की निवेश पर आय ऊंची दर है, तो प्रति अंश आय को बढ़ाने के लिए कंपनी क्षमता पर व्यापार के उपयोग का चुनाव कर सकती है, अर्थात इसके ऋण उपयोग की योग्यता उच्च श्रेणी की है। फिर ब्याज आवरण अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात है कंपनी का ब्याज तथा कर काटने से पूर्व लाभ की मात्रा ब्याज से कितने गुना अधिक है। तो कंपनी का ब्याज और लाभ काटने, मतलब कर काटने से पूर्व जो लाभ हुआ है वो, उसकी मात्रा ब्याज से कितना गुना अधिक है। तो इसको निकालेंगे ब्याज आवरण अनुपात को अर्निंग बिफोर, है ना, ये ब्याज और कर काटने से अपॉन में ब्याज। ठीक है, फिर ऋण सेवा आवरण अनुपात, ऋण सेवा आवरण अनुपात है एक वर्ष में ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को मापता है ये। तो एक वर्ष में ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा कितनी है उसको मापता है ऋण सेवा आवरण अनुपात। ठीक है, तो एक उच्च DSCR रोकड़ प्रतिबद्धता की बेहतर उपलब्धता, निरंतरता, अपनी समय की पूंजी संरचना द्वारा कंपनी के ऋण तत्व को बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है। तो अगर किसी का ऋण सेवा आवरण अनुपात अच्छा है तो वो बताएगा कि रोकड़ प्रतिबद्धता की बेहतर उपलब्धता है, रोकड़ प्रतिबद्धता की बेहतर उपलब्धता है, निरंतरता है, और अपनी समय की पूंजी संरचना द्वारा कंपनी के ऋण तत्व को बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है। फिर पूंजी संरचना के सिद्धांत क्या हैं? तो पूंजी संरचना के सिद्धांत है कुछ, जैसे एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिलीवेंस थ्योरी है, और कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर अदर थ्योरी है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर रिलीवेंस थ्योरी में पहली आती है नेट इनकम अप्रोच सिद्धांत। नेट इनकम अप्रोच डेविन डूरेंट ने दी थी। ये कहता है पूंजी संरचना का कंपनी के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा परिवर्तन संस्था की लागत व कुल मूल्य को प्रभावित करता है। अधिक ऋण लेंगे, अधिक ऋण का उपयोग करना चाहिए, कुल पूंजी की लागत घटती है और फर्म का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, जोखिम में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर इसका निष्कर्ष है कि अधिक ऋण लो, कम पूंजी लागत होगी और अधिक फर्म मूल्य हो जाएगा। ऋण सस्ता होता है इसलिए अधिक ऋण से पूंजी संरचना बेहतर होगी। फिर इसकी सीमा है कि अत्यधिक ऋण से वित्तीय जोखिम और दिवालियेपन का खतरा बढ़ता है। फिर अप्रासंगिक वालों में है एक, हाँ ये तो हो गए प्रासंगिक। तो नेट इनकम सिद्धांत, फिर एक नेट ऑपरेटिंग सिद्धांत, नेट ऑपरेटिंग इनकम सिद्धांत। तो ये भी डेविड डूरेंट का है। इसने बोला था कि पूंजी संरचना के कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक ऋण लेने से इक्विटी शेयर धारकों पर जोखिम बढ़ता है, जिससे उनकी अपेक्षित रिटर्न दर बढ़ जाती है। कुल पूंजी लागत ऋण एवं समता पूंजी के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है। तो कहता है पूंजी की लागत ऋण और समता पूंजी के सभी स्तरों पर स्थिर है। पूंजी संरचना महत्वपूर्ण नहीं है, कुल पूंजी लागत स्थिर रहती है चाहे ऋण का अनुपात कोई भी हो। तो कह रहा है कि महत्वपूर्ण नहीं है, हमेशा स्थिर ही रहेगी। इसकी सीमा क्या है कि बाजार पूंजी संरचना में बदलावों को पूरी तरह समायोजित कर लेता है, यह मानता है ऐसा। पर यह व्यवहारिक रूप से कठिन है कि बाजार पूंजी संरचना के बदलावों को पूरी तरह से समायोजित कर ले। फिर मध्यवर्ती दृष्टिकोण, तो ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये लिए दिया था एजरा सोलोमन ने। तो यहाँ पे कंपनी को ऋण और इक्विटी का संतुलित मिश्रण अपनाना चाहिए। अधिक ऋण लेने से पूंजी लागत घटती है और कंपनी का मूल्य बढ़ता है, और एक स्तर के बाद जोखिम भी बढ़ता है, ये ऐसा कहता है। तो इसका निष्कर्ष है एक इष्टतम पूंजी संरचना होती है जहां फर्म का मूल्य अधिकतम और पूंजी की लागत न्यूनतम होती है। और इष्टतम पूंजी, फिर इसकी सीमा है कि इष्टतम पूंजी संरचना को परिभाषित नहीं करता ये मध्यवर्ती दृष्टिकोण। फिर एक है
मोडी गिलियानी मिलर सिद्धांत। तो एमएम थ्योरी है मोडी गिलियानी मिलर सिद्धांत। ये कहता है पूंजी संरचना अप्रासंगिक होती है, अर्थात कंपनी के ऋण और इक्विटी का अनुपात कुल फर्म मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डाल पड़ता है। ये कहता है बिना करों के कंपनी का कुल मूल्य केवल उसकी कमाई और व्यावसायिक जोखिम पर निर्भर करता है, कुल कमाई पर व्यावसायिक जोखिम पर, पूंजी संरचना पर नहीं करता। फिर ये कहता है कर सहित अधिक ऋण लेने से कर बचत होती है, जिससे कंपनी का मूल्य बढ़ता है, और अत्यधिक ऋण दिवालियापन और वित्तीय संकट को बढ़ा सकता है। फिर ये कहता है यदि टैक्स ना हो तो पूंजी संरचना कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती, पर यदि टैक्स है तो कंपनी अधिक ऋण लेकर टैक्स बचा सकती है और अपना मूल्य बढ़ा सकती है। तो पर ये कहता है व्यवहारिक रूप से कंपनी को अत्यधिक ऋण से बचना चाहिए, क्योंकि दिवालियापन का खतरा होता है। फिर ये कहता है असल पर इसकी सीमा है कि असल दुनिया में दिवालियापन लागत और वित्तीय संकट का प्रभाव पड़ता है, जो इस मॉडल में शामिल नहीं है। ठीक है। फिर ट्रेड ऑफ सिद्धांत आता है। ट्रेड ऑफ सिद्धांत ये कहता है कंपनी को अपने पूंजी ढांचे में ऋण इक्विटी का सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये कहता है डेब्ट के कुछ फायदे होते हैं, जैसे ब्याज कर कटौती योग्य होता है, ब्याज कर कटौती योग्य होता है जिससे कंपनी के कर कम हो जाते हैं। फिर ऋण इक्विटी से सस्ता होता है, और ऋण डेब्ट के नुकसान क्या है, तो ये कहता है दिवालियापन का खतरा बढ़ जाता है। निष्कर्ष क्या है, कंपनी को ऋण इक्विटी के भी संतुलन बनाना चाहिए ताकि वे कर बचत का लाभ उठा सके। ठीक है। फिर पेकिंग ऑर्डर सिद्धांत क्या है, तो ये कहता है कंपनी पहले अपने मुनाफे से फंडिंग करती है, फिर आंतरिक फंड पर्याप्त न हो तो कंपनियां ऋण का उपयोग करती हैं, और ऋण लेना भी संभव न हो तो कंपनियां इक्विटी जारी करती हैं। पर यदि कंपनी इक्विटी जारी करती है तो निवेशक इसे नकारात्मक संकेत मानते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर है, इसलिए कंपनियां इक्विटी जारी करने के बजाय पहले ऋण लेना पसंद करती हैं। तो इसका निष्कर्ष है कि कंपनियां पहले आंतरिक फंड, फिर ऋण, फिर अंत में इक्विटी का उपयोग करती हैं। कंपनियां इक्विटी जारी करने से बचती हैं क्योंकि इससे नकारात्मक संकेत जाता है। तो ये कहता है पैकिंग ऑर्डर सिद्धांत। फिर पूंजी लागत क्या है, किसी व्यावसायिक संगठन द्वारा निवेशकों से प्राप्त पूंजी पर प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि पूंजी लागत कहलाती है। तो प्राप्त पूंजी पर प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि, किसपे प्राप्त कोई पूंजी है उस पर प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि है। फिर वित्त प्रबंधन के लिए आवश्यक है, ये किसके लिए, वित्त प्रबंधन के लिए, पूंजी संरचना निर्धारित करने के लिए। तो वित्त के प्रबंधन के लिए भी, पूंजी संरचना को निर्धारित करने के लिए भी, स्रोत का तुलनात्मक अध्ययन करने में भी, और भावी निर्णय लेने में, निवेशकों के लाभों को प्रभावित करने में। फिर समय के आधार पर पूंजी की लागत होती है, जैसे प्रारंभिक लागत, तो ये एक समय आने वाली लागत है, इससे प्रभावी मूलधन कम हो जाता है। और प्रोसेसिंग फीस, प्रिंटिंग के खर्चे, कानूनी व्यय, ये होते हैं। फिर सतत लागत, तो यह पूंजी प्राप्त करने से प्रारंभ होकर पुनर्भुगतान करने तक प्रतिवर्ष आने वाली लागत है। तो प्रतिवर्ष आती है सतत लागत, जैसे ब्याज और लाभांश। फिर अंतिम लागत, ये एक बार आने वाली लागत है, पुनर्भुगतान के समय आती है ये। फिर है पूंजी लागत के प्रकार। तो पूंजी लागत के प्रकार में आते हैं जैसे शेयर पूंजी की लागत, जिसमें आते हैं पूर्वाधिकार अंशों की लागत, या वे रिटर्न होती है जिसकी वरीयता शेयर धारकों की अपेक्षा होती है। तो जिसकी वरीयता शेयर धारकों को अपेक्षा होती है, ये वो रिटर्न है। ठीक है, पूंजी लागत के प्रकार में। और ये वरीयता लाभांश कर कटौती योग्य होते हैं, कर कटौती योग्य नहीं होते हैं, इनकी गणना साधारण लाभांश विधि से की जाती है। फिर जो समता अंशों की लागत, तो यह वह रिटर्न है जिसके इक्विटी शेयर धारक उम्मीद करते हैं, और इस रेट से कम रिटर्न अर्जित करती है तो निवेशक अपने शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, जिससे शेयर की कीमत गिर सकती है। फिर एक है ऋण पूंजी की लागत। ऋण पूंजी की लागत है वह ब्याज दर जो कंपनियों को अपने ऋण पर चुकानी होती है, चूंकि ब्याज कर कटौती योग्य होते हैं, इसलिए इससे कर पश्चात के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये कर कटौती योग्य होते हैं, और ये कर कटौती योग्य नहीं होते, कौन से, पूर्वाधिकार अंश। ठीक है। तो केपी, तो मतलब कर चुकाने के पहले ही इनको दिया जाता है, कर कटौती योग्य नहीं होते हैं। और ये ऋण होते हैं ना, ये तो कर कटौती योग्य होते हैं, मतलब आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट देखी जाती है, टैक्स चुकाने के बाद, है ना, वो तब देखते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है केपी बराबर डिविडेंड अपॉन में नेट प्रॉफिट विदाउट टैक्स डिडक्ट। ठीक है। और यहाँ पे के ई का है समता लाभांश अपन में बाजार मूल्य है, तो डिविडेंड अपन में मार्केट प्राइस, और इसका है ब्याज इंटू 1 - टैक्स यानी कि कर अपन में शुद्ध प्राप्ति इंटू 100। फिर यह प्रतिधारिताएं तो अपन ने देख लिया, के आर इज बराबर के ई। फिर मिश्रित पूंजी लागत, तो यह है
कंपनी की कुल पूंजी लागत होती है जिसमें इक्विटी ऋण आ गए, फिर वरीयता पूंजी और ऋण का औसत लिया जाता है। तो किसका? इक्विटी का, ऋण का और वरीयता पूंजी का औसत लिया जाता है। तो ये कुल पूंजी लागत होती है जिसमें तीनों का ले लिया, इक्विटी का भी, ऋण का भी और वरीयता पूंजी का भी। ठीक है, तो कुल पूंजी लागत होती है के टी बराबर में के ई प्लस में के पी प्लस में के डी प्लस में के आर। ठीक है, तो ये है। फिर पूंजी लागत है, उसके मॉडल या सिद्धांत होते हैं। तो एक होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो इसमें कहता है कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, यह मॉडल इक्विटी पूंजी लागत को निर्धारित करने के लिए लिया जाता है। तो ये कहता है किसी स्टॉक का मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाले लाभांश के वर्तमान मूल्य के बराबर होता है। तो स्टॉक का मूल्य होता है ना, उसके भविष्य में मिलने वाला लाभांश है, उसके लाभांश के वर्तमान मूल्य के बराबर होता है। फिर कैपिटल एसिड प्राइसिंग, तो ये इक्विटी पूंजी लागत की गणना के लिए करते हैं, लेकिन ये बाजार जोखिम को भी ध्यान में रखता है। तो ये भी कैपिटल एसिड प्राइसिंग, ये भी इक्विटी लागत को चेक करते हैं इसको कितनी होगी, पर इसमें बाजार जोखिम को भी ध्यान में रख लेते हैं। फिर भारित औसत पूंजी लागत, भारित औसत पूंजी लागत क्या है? ये पूरी कंपनी की पूंजी लागत को निर्धारित करने के लिए देखी जाती है, और इसमें इक्विटी, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, वरीयता पूंजी सभी को शामिल करते हैं। भारित औसत तो मतलब टोटल कितनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। फिर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, तो ये क्या है? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये सीएपीएम का एक विस्तार है। ये मानता है कि स्टॉक की अपेक्षित रिटर्न को कई आर्थिक और बाजार कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। तो सीएपीएम मॉडल है जिसमें इक्विटी पूंजी लागत की गणना की जाती है, उसको ये कह रहा है कि उसकी जो रिटर्न है स्टॉक की, वो कई आर्थिक और बाजार कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से उसी का वही है। तो अपन ने इसके मॉडल देखे पूंजी लागत के, कौन? चार है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसमें इक्विटी पूंजी लागत को निर्धारित करने के लिए नापा जाता है। ठीक है, इसमें कहते हैं किसी स्टॉक का मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाले लाभांश के वर्तमान मूल्य के बराबर होता है। फिर एक देखिए कैपिटल एसिड प्राइसिंग, एक भारित पूंजी औसत लागत मॉडल और एक आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो ये है पूंजी लागत के मॉडल।